समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसके फुल एक्सप्लेनेशन। पहला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन, कि प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन क्या होता है। तो जैसा कि आपको नाम से क्या लग रहा, प्रोजेक्ट है और उसकी कॉस्ट के बारे में हम अंदाजा लगाएंगे, एस्टिमेट करेंगे भाई कितने रुपए का खर्चा आएगा पूरे प्रोजेक्ट में। ठीक, तो पहला है डेफिनेशन देख लो, प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेस रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट एक्यूरेटली। मतलब जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेस की जरूरत पड़ेगी उनको प्रिडिक्ट करना, ठीक है, उस प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो कि रिक्वायर्ड होंगे एक प्रोजेक्ट को सही तरीके से कंप्लीट करने के लिए। इट अकाउंट्स फॉर ईच एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट फ्रॉम मटेरियल टू लेबर एंड कैलकुलेट टोटल अमाउंट दैट डिटरमाइंस अ प्रोजेक्ट बजट। तो ये भैया आपका हर एक एलिमेंट को देखेगा, जैसे कि आपका मटेरियल, रॉ मटेरियल क्या है, लेबर क्या है, कैसे कितने टाइम पे आ रहे हैं, आई मीन कितने दिन आ रहे हैं, कितना टाइम काम कर रहे हैं, कैलकुलेट टोटल अमाउंट दैट डिटरमाइंस अ प्रोजेक्ट बजट। मतलब शुरुआत से लेके एक ईंटा से लेके पूरी इमारत तक इंसान सब मिला उला के जितना भी पैसा खर्च होता है किसी भी चीज को बनाने के लिए, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, वही होता है प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन। आगे देखोगे तो आपको मिलेगा एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स में आप देख लो पैसा किसको किसको दिया जाएगा भाई, तो लेबर ले जाएगा, लेबर में वेजेस एंड टाइम, वेजेस हो गया मतलब पर डे जो काम कर रहा है वो वेज उसे मिलेगा, और अगर ओवर टाइम कर रहा है तो उसका भी अलग से। सेकेंड है मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट, की कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हो, मतलब रिसोर्सेस हो गया, रिसोर्सेस में फिजिकल टूल्स हो गए आपके, सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो तो वो चीजें आ गई इसमें, और एज वेल एज परमिट्स, अगर बिल्डिंग बना रहे हो तो परमिट लेना पड़ेगा, कोई भी चीज कर रहे हो तो परमिट तो हर जगह लेना पड़ता है आजकल। ठीक है, अगला देखोगे फैसिलिटीज हो गया, वर्किंग स्पेस नॉट ओन्ड, मतलब अगर आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जो कि आपका खुद का नहीं है, मतलब किराए के दुकान पे अपनी मान लो बिजनेस चालू की हो, तो वो भी पैसा आपको देना पड़ेगा फैसिलिटीज। उसमें आप पंखा वंखा जोड़ लेना, पंखा, एसी, बिजली, ये सब। ठीक है, अगला है वेंडर्स हो गया कॉन्ट्रैक्टर्स। अगर किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराना है तो आप वेंडर से बात करते हो, कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो चीज देते हो ताकि आप आराम से सो सको और कॉन्ट्रैक्टर काम कर सके। लास्ट है हमारा रिस्क, कॉस्ट ऑफ कंटिजेंसी प्लान्स। कंटिजेंसी प्लान हो गया कि कुछ जो रिस्क है हमारे कि कुछ भी फेलियर हो सकता है, तो उसके लिए हमने जो कंटिजेंसी प्लान रखा है, मतलब कि अगर ये होता है तो मेरे पास अलग से इतना पैसा रख लिए है ना। जैसे कभी हम लोग निकलते हैं बाहर घर से तो सोचते हैं यार 100 रुपये एक्स्ट्रा रख लेता हूँ, 10 रुपये एक्स्ट्रा रख लेता हूँ, कहीं भाई कुछ भी जरूरत पड़ गई तो वो जो पैसा तुमने मतलब कि एक्चुअल में, जैसे अगर तुम्हें मान लो घर से कहीं जाना है तो आप क्या किए, भाई 100 रुपये किराया है आप रख लिए। अब सोचो यार 100 रुपये है, वैसे बस का किराया 1-2 रुपये बढ़ गया है, लाओ 10 रुपये और रख लेता हूँ। तो ये जो 10 रुपये रख लिया आपने, ये कंटिजेंसी मनी हो गया एक तरीके से, कि कंटिजेंसी प्लान हो गया आपका। चलिए आगे बढ़े। तो अगला है टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड कॉस्ट एस्टिमेशन। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन तो 6 टाइप की होती हैं। पहला है एनालॉगस एस्टिमेटिंग। एनालॉगस एस्टिमेटिंग देखो क्या, यूजेस हिस्टोरिकल डेटा फ्रॉम सिमिलर पास्ट प्रोजेक्ट्स टू प्रोवाइड अ क्विक एंड अप्रोक्सीमेट कॉस्ट एस्टिमेट फॉर द करेंट प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या है कि जो आपकी एस्टिमेटिंग है इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने पास्ट में एक बिल्डिंग बनवाई थी है ना, या पास्ट में कोई एक प्रोजेक्ट पे काम किया था, आज हम दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मोर ओवर हम वही हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे कि भाई पास्ट में हमने काम किया था, ये प्रोजेक्ट बनाया था, तो ये चीजों की रिक्वायरमेंट हुई थी है ना। तो हमने हिस्टोरिकल डेटा को देखा और सिमिलर पास्ट प्रोजेक्ट्स टू प्रोवाइड अ क्विक एंड अप्रोक्सीमेट। तो हमें लगा कि मतलब जैसे होता नहीं कि आप बोलोगे यार पिछले बार मैंने इतने टाइम में इतना कवर अप कर लिया था, तो मोटा मोटी इस बार भी उतना ही होगा। ठीक है, तो जो मोटा मोटी वाला सीन होता है अप्रोक्सीमेट कॉस्ट एस्टिमेट पता करने के लिए हम लोग पास्ट वाले से जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो आपका एनालॉगस एस्टिमेटिंग में आ जाता है। सेकेंडली आप देखो स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग क्या है, यूजेस मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई पैटर्न, एनालाइज डेटा, डेवलप मॉडल्स
फॉर एस्टिमेटिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑन वेरियस वेरिएबल्स। तो इसमें आपका मैथमेटिकल डेटा होता है, स्टैटिस्टिकल डेटा होता है, आप स्टैट्स देखते हो भाई क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, कैसे चल रहा है, कॉस्ट मार्केट में क्या डिमांड है ना, सप्लाई क्या है, इन चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करते हो, उस बेसिस पे आप अपनी कॉस्ट को एस्टिमेट करते हो। मैथमेटिकली देखते हो कि भाई ये चीज़ें इतनी अगर लग रही हैं तो कितना कॉस्ट आएगा, ठीक है। जिससे आप पैटर्न आइडेंटिफाई करते हो, डेटा को एनालाइज करते हो, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आते हैं लास्ट पे जो कि थर्ड है, मतलब बॉटम अप एस्टिमेटिंग ब्रेक्स डाउन प्रोजेक्ट इन स्मॉलर कंपोनेंट्स, एस्टिमेट्स द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम टास्क, एग्रीगेट्स टू डिटरमाइन टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। मतलब ये आपके बड़े काम को पहले छोटे पार्ट में कर देगा। जैसे मान लेते हैं आपको बिल्डिंग बनानी है, तो ईंटे का पैसा आएगा 10 लाख, सीमेंट का पैसा आएगा 2 लाख, और लेबर्स वगैरह अगर मिला लें तो 5 लाख हो गए। तो पहले इसने क्या किया, बिल्डिंग को तोड़ दिया पार्ट्स में, ठीक है, कि पहला फ्लोर बनाना है तो इतना कॉस्ट आएगा, दूसरे में इतना आएगा, तीसरे में इतना आएगा, सब कुछ को तोड़ तोड़ के रखा। उसके बाद सबको एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, एक एक आइटम का कॉस्ट एस्टिमेट किया, भाई बिल्डिंग में इतना आ रहा है, ईंटे में इतना आएगा, सीमेंट में इतना आएगा, उसके बाद सबको ऐड कर दिया, ठीक है, सिंपल सा है और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप आगे देखोगे तो आपको मिलेगा टॉप डाउन एस्टिमेटिंग, मतलब प्रोवाइड्स एन इनिशियल हाई लेवल एस्टिमेट बाय एलोकेटिंग कॉस्ट टू मेजर प्रोजेक्ट एलिमेंट्स यूजिंग एक्सपर्ट जजमेंट और हिस्टोरिकल डेटा विच इज देन रिफाइंड एज प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। मतलब जैसे कि आप ये समझो कि अगर आपको एक घर खरीदना है बढ़िया लोकेलिटी में, तो मोटा मोटी कितना कॉस्ट आ जाएगा, घर खरीदना है, घर बनवाना है, तो सबसे पहले आप जमीन देखोगे यार, क्या कितने रुपए स्क्वायर फीट है, अच्छा 15-16 लाख की जमीन ले लेंगे, ठीक है, मोटा मोटी, ठीक है, हाँ 15-16 लाख तक तो मिल ही जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो बिल्डिंग बनवाएंगे तो वो सारी चीजें हमने इनिशियली जो है हाई लेवल एस्टिमेट दे दिया कि इतना मोटा मोटी, समझो मोटा मोटी इतना आ जाएगा। फिर हमने मेजर जो प्रोजेक्ट रहेंगे, मेजर प्रोजेक्ट एलिमेंट, उनको कॉस्ट देंगे। भाई बिल्डिंग में सबसे ज्यादा क्या लगता है, ईंटें लगते हैं, तो ईंटें भी बहुत ज्यादा पैसा लेंगे, है ना। तो एक मान लो 10 लाख के ईंटें लग गए, तो ये जो हमने किया ये होता है, हमने एलोकेट कर दिया कॉस्ट एक मेजर प्रोजेक्ट एलिमेंट को। मेजर क्या है यहाँ पे, एक बिल्डिंग में ईंटें हुए ना, तो उसी तरह यूजिंग एक्सपर्ट जजमेंट और हिस्टोरिकल डेटा, हमने भाई किसी ऐसे से बात किया जिसने ऑलरेडी उस तरह की बिल्डिंग्स बनवा रखी हैं, है ना, उस तरह का घर बनवा रखा है, उससे बात किया, या फिर हिस्टोरिकल डेटा देखा बाद में, भाई पास्ट में कैसे बना है, कितना लगा है, रिसर्च वगैरह देखी, विच इज देन रिफाइंड एज प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। सेम समझ गए आप। 3 पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है, इनकॉर्पोरेट्स 3 एस्टिमेट्स। इसमें भाई 3 एस्टिमेट होते हैं, पहला होता है ऑप्टिमिस्टिक, दूसरा होता है पेसिमिस्टिक, तीसरा होता है मोस्ट लाइकली। अब देखो इसमें ये होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, भाई आपका एग्जाम है, इसमें क्या एस्टिमेट हो सकता है भाई, या तो आप पास हो जाओगे, मतलब बहुत अच्छे नंबर आएंगे, एक पहला एस्टिमेट पढ़ोगे अगर तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे, मतलब ऑप्टिमिस्टिक हुआ, बेस्ट केस सिनेरियो। नहीं पढ़े, कुछ भी हुआ, XYZ कोई भी प्रॉब्लम हो गई, घर में प्रॉब्लम हो गई, शादी हो गई किसी, कुछ भी हो गया और नहीं पढ़ पाए, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, अगर नहीं पढ़ के जाओगे एग्जाम में फेल हो जाओगे ना। पेसिमिस्टिक वर्स्ट केस सिनेरियो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल हो जाओगे। थर्ड पे आओगे तो मोस्ट लाइकली क्या है भाई कि समझ में नहीं आ रहा था, कुछ दिमाग नहीं चल रहा था, किताब खोली, 5 यूनिट एक बार हमने पढ़ डाली और हम चले गए एग्जाम देने। क्या होगा, मोस्ट लाइकली। रियलिस्टिक असेसमेंट है, आपने 5 यूनिट पढ़ ली, भाई अब हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं। मोस्ट लाइकली मतलब रियलिस्टिक हो, 5 यूनिट पढ़े हो तो ज्यादातर चांसेस क्या है कि पास हो जाओगे, है ना। 5 यूनिट में से ही क्वेश्चन आएगा, तो वही चीज यहाँ पे मोस्ट रियलिस्टिक असेसमेंट। तो मोस्ट लाइकली जो है आपका रियलिस्टिक असेसमेंट है। अब देखो ये निकालते कैसे हैं, 3 पॉइंट एस्टिमेट निकालते हैं, ऑप्टिमिस्टिक को लेते हैं, पेसिमिस्टिक को और मोस्ट लाइकली को, तीनों को कंबाइन करते हैं बेस्ड ऑन इन्फो एंड पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। ये आपका मोस्ट लाइकली है कि इंफॉर्मेशन और पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप कह रहे हो, मतलब 5 यूनिट हैं, आप पढ़ रहे हो उनको और याद करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, और फिर जाते हो एग्जाम देने, तो ये मोस्ट रियलिस्टिक है ना। अब ऐसा तो नहीं आप आंख बंद करके बैठो, या तो पास हो जाएंगे तो फेल हो जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा, ऐसे नहीं। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप मोस्ट लाइकली चांसेस है कि आप पास हो जाओगे, ठीक है। फिर क्या है, वेटेड एवरेज इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग PERT, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो भैया इन तीनों को जोड़ा जाता है, उसी में से कुछ निकाला जाता है, ठीक है, तो वो आपका 3 पॉइंट एस्टिमेट हो जाता है, ठीक। PERT का कॉन्सेप्ट डाल सकते हो, ये एक टेक्निक होती है जिससे आप प्रोग्राम का इवैल्यूएशन करते हो और टेक्निक को भी रिव्यू करते हो, जो भी प्रोग्राम।
रिजर्व एनालिसिस क्या होता है जान लेते हैं। इन्वॉल्व्स एलोकेटिंग कंटेंजेंसी रिसोर्सेस, सॉरी ये रिजर्व्स होगा, टू हैंडल अनफोर्सीन एक्सपेंसेस एंड मिटिगेट रिस्क। तो इन्वॉल्व्स एलोकेटिंग कंटेंजेंसी मतलब हमने कुछ पैसा रख लिया भाई, बिल्डिंग बनवा रहे हैं, ठीक है, मानो बिल्डिंग बनवाते टाइम कुछ माल चोरी हो गया, माल चोरी हो तो मान लो अलग सी बात है, सिक्योरिटी नहीं दोगे तो मान लेते हैं बारिश हुई और बह गया, ठीक है, तो हमने कंटिजेंसी में रखा है कि इतना पैसा है, अगर ये नुकसान हो भी जाता है, ये माल खराब भी निकल जाता है, तो हम इतने का नया माल और अच्छा माल मंगा सकते हैं। तो वो पैसा जो होता है हम रिजर्व में जो रखते हैं, है ना, जैसे होता है कि 100 रुपये एक पॉकेट में रखो, 100 रुपये दूसरी पॉकेट में, मान लो पीछे वाली पॉकेट किसी ने मान ली, 100 रुपये तो है ना तुम्हारे पास रिजर्व में, तो वो हो गया यहाँ पे रिजर्व एनालिसिस, ठीक है। इससे क्या होगा, आप अनफोर्सीन एक्सपेंसेस, अब मान लो 200 रखे हो, ठीक है, 200 में अब आपको जरूरत थी 100 रुपये की ही, 100 ही लेके आना था एक्चुअली, बट पता चला कुछ चीज मेला वेला गए हो, कुछ चीज और पसंद आ गई, तो 100 रुपये वो फायदा हो गया ना। तो इससे आपका अनफोर्सीन एक्सपेंसेस जो होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं और मिटिगेट रिस्क भी नहीं रह जाता, ठीक है। इंश्योर्स फाइनेंशियल प्रिपेयर्डनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो आई होप सो ये आप समझ गए होंगे। चलिए अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है, रिफर्स टू द फंड्स अवेलेबल फॉर डे टू डे ऑपरेशंस एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ अ बिजनेस। तो ये डे टू डे जो भी एक कंपनी है उसको जो भी फंड की रिक्वायरमेंट हो रही है अपने प्रतिदिन जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं उनको ऑपरेट करने के लिए, उनको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है। आपका एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मतलब शॉर्ट टर्म समझ लो कि ये डे टू डे वाला है, शॉर्ट टर्म, ठीक, ऑफ अ बिजनेस। फॉर एग्जांपल पेमेंट टू वर्कर्स, भाई अब पेमेंट जो वर्कर्स को दोगे आप, मान लो अगर पर डे देना है तो वो आ गया आप इसमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स को खरीदना, ठीक है। वर्किंग कैपिटल के बारे में अगर चाहो तो और पढ़ सकते हो, क्वांटम से अच्छा कंटेंट दिया है। चलिए आगे देखें तो फंड्स, भाई वर्किंग कैपिटल देख लिया, फंड्स की बात, मॉनेटरी रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर वेरियस पर्पजेस सच एज इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर। तो फंड्स वो रिसोर्सेज हैं जो कि हम यूज करते हैं भिन्न भिन्न काम के लिए, जैसे कि इन्वेस्टमेंट कहीं करना है, कहीं कुछ खर्चा करना है, वो हो गए फंड्स। मनी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड रन अ बिजनेस। तो फंड क्या है, ये मनी है, वो मनी है जो कि रिक्वायर्ड होता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। स्टार्टअप्स रेज फंडिंग स्पेशली एज दे ग्रो लार्जर एंड स्केल देयर ऑपरेशन। तो जो स्टार्टअप्स होते हैं इनिशियली भी वो करते हैं, बट ज्यादातर देखा जाए तो जब वो थोड़ा सा ग्रो कर जाते हैं तो और पैसा लेते हैं ताकि हम अपनी यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर सकें और प्रोडक्शन बढ़े और जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़े, जस्ट लाइक मामा अर्थ हो गया, ठीक है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फंड्स इज इक्वल टू बजटिंग, एलोकेशन, मॉनिटरिंग टू ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड सपोर्ट। बहुत खतरनाक है, मतलब कि आप बजटिंग कर रहे हो, पैसे को एलोकेट कर रहे हो सही जगह पे और मॉनिटर कर रहे हो कि आपकी रिसोर्सेज जो है ऑप्टिमाइज हो सकें, ठीक है, उस फंड से, एंड सपोर्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, साथ ही साथ आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बरकरार रहे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगला टॉपिक जो कि सॉरी इसी में है, डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स। कितने टाइप के फंड्स होते हैं, तो पहला है गवर्नमेंटल ग्रांट्स, मतलब ये वो पैसा है जो आप गवर्नमेंट से डिमांड करते हो, जैसे कि आजकल देते नहीं है कि अगर आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हो तो गवर्नमेंट की तरफ से इतना मिल सकता है, आपको इतना पे करना पड़ेगा बाद में, तो वो चीजें हैं। सम ऑफ मनी गिवन बाय गवर्नमेंट। फंड बाय पार्टनर्स, मतलब जैसे अगर आपका कोई दोस्त है, ठीक है, या फिर आप दोनों ने मिलकर कंपनी स्टार्ट की तो वहां पे शेयरिंग बिल्डिंग्स हो गया, ठीक है, आप एक घर में रह रहे हो, यू कैन से एक्सपर्टीज, भाई आप दोनों का अलग अलग एक्सपर्टीज है तो उन चीज को शेयर करना, और इक्विपमेंट हो गया, वर्कलोड हो गया, तो यहाँ पे पैसे की भी बात आ जाती है। कई बार दो लोग रहेंगे तो आपस में फंड्स को शेयर करते हैं, भाई 50% हम देंगे, 50% तुम दो और कंपनी चलेगी, ठीक है। बोरोड मनी, जस्ट लाइक कि आपने किसी से उधार लिया है पैसा, बैंक से भी कह सकते हो, ठीक है, या फिर आप किसी इंसान से ले रहे हो, वो चीजें आपके बोरोड फंड में आ जाएंगे। इन्वेस्टर्स फंड्स, इन्वेस्टर फंड्स क्या हुआ कि आपने कहा भैया हमें, आप जो है हमें इतना पैसा दो, जो भी अमीर आदमी है, हम इतना बना के इतना आपको वापस करेंगे, वो भी खुश रहेगा और आपका इनिशियली अगर चल गया तो माला माल हो जाओगे। फिर डोनेशन हो गया। डोनेशन क्या होता है, अपीलिंग टू कम्युनिटी टू शो सपोर्ट फॉर अ गुड कॉज, मतलब कि जैसे कि मान लो हमने एक स्टार्टअप शुरू किया कि हम नाली साफ कर देंगे सबकी, है ना,
और जो नदियां हैं जो बहुत गंदी हैं उनको हम साफ कर देंगे। ठीक है, हमारा स्टार्टअप है, स्टार्टअप क्लीन रिवर्स मान लो नाम है ये। तो अब हम लोगों को मान लो इंस्टाग्राम पेज पे चले गए, ठीक है, ऐड चला दिए कि हम ये काम कर रहे हैं, क्या आप हमें सपोर्ट करेंगे? क्या 10 रुपए की डोनेशन मिल सकती है आपकी तरफ से ताकि हम अपनी टीम को खाना खिला सकें? क्या 10 रुपए की डोनेशन मिल सकती है ताकि हम अपने टीम का घर पाल सकें? प्लीज़। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो आपकी डोनेशन में आ जाती हैं कि हम भाई नदी साफ कर रहे हैं, गुड कॉज कर रहे हैं, तो हमको क्या 10 रुपए की डोनेशन मिल सकता है पर इंसान से? तो करोड़ों है भाई, सोचो 131 करोड़ जो है, जो भी है 100, अब तो 50-60 करोड़ हो गया होगा, चाइना को पार कर दिए हैं। तो सोचो कितना पैसा आ जाएगा, मतलब 150-60 करोड़ रुपए अगर सब देने लगे तो। ठीक है, चलिए। क्राउड फंडिंग, यूज ऑफ इंटरनेट टू कनेक्ट टू पोटेंशियल फंडर। तो क्राउड फंडिंग का मतलब होता है इंटरनेट का उपयोग करके जो भी पोटेंशियल फंडर्स हैं उन तक पहुंचना। ठीक। अगला है रेवेन्यू फंड, ग्रोइंग रेवेन्यू और कंजर्विंग कैश। तो रेवेन्यू फंड होता है अपनी रेवेन्यू को ग्रो करना और पैसे को बचाना और उसी को बाद में फिर से लगाना, इज नोन एज रेवेन्यू फंड। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमें मिलेगा सोर्सेस ऑफ फंड्स। भाई क्या क्या सोर्सेस होते हैं फंड्स के? तो refers to various channels or means through which an organization or individual obtain financial resources for their operation। तो सोर्सेज समझ गए हो कि ये वो जगह है या फिर इंस्टीट्यूशन है जहां से एक इंडिविजुअल पैसा लेता है, फंड्स को रेज करता है। वो सोर्स, ठीक है, आ कहाँ से रहा है, ठीक है, कौन सा इन्वेस्टर है, वो सारी चीजें जो आपने ऊपर पढ़ा है वही है। थोड़ा सा सोर्स ऑफ फंड देख लो। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, तो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड अगर आप देखोगे तो आपको 3 टाइप का मिलेगा। क्या है? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म। तो अगर अब हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये वो फंडिंग होती हैं, ये सोर्सेस ऑफ फंडिंग जो होती हैं वो क्या करती हैं कि हम आपको 5 साल के लिए, कम से कम 5 साल के लिए फंड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और आपको 5 साल में उसको रीपे करना है। ठीक है, 5 साल तक वो फंडिंग चलेगी जो भी रहता है। आपको यहाँ पे जो भी सोर्सेस रहेंगी वो आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को 5 साल तक फुलफिल करेंगे। ठीक है, और उसमें बेसिकली क्या होता है कि हमें मान लो एक प्लांट लगाना है, इक्विपमेंट खरीदना है, मशीनरी खरीदना हो, तो उस केस में हम लॉन्ग टर्म पे जाते हैं। ठीक है, अगला आप देखोगे तो हमारा हो जाता है मीडियम टर्म सोर्सेज। तो इसमें क्या होता है कि जहां पे 1 साल से ज्यादा लेकिन 5 साल से कम हमें फंडिंग चाहिए होती है तो हम लोग मीडियम टर्म की तरफ जाते हैं। फिर शॉर्ट टर्म देखोगे तो यहाँ पे फंड्स जो होते हैं वो लेस देन 1 ईयर होते हैं। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जो हमारा ओनरशिप के बेसिस पे देखा जाए तो 2 टाइप के होते हैं। पहला है ओनर्स फंड, फंड्स विच आर प्रोक्योर्ड बाय द ओनर्स ऑफ अ बिजनेस। ये वो पैसा है जो कि हम लोग ओनर्स, बिजनेस के ओनर से लेते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई कंपनी का फाउंडर ओनर है। ठीक है, अब जो प्रॉफिट हो रहा है उसके पास जा रहा है, तो जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को हम लोग उससे ले रहे हैं। ठीक है, कि आप हमें वो प्रॉफिट दीजिए, हम उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस की ग्रोथ में, फिर प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट दो, प्रॉफिट इन्वेस्ट करो, प्रॉफिट निकालो, फिर जो प्रॉफिट आया प्रॉफिट इन्वेस्ट करो, फिर प्रॉफिट निकालो। ठीक है, तो ये चीजें आपकी ओनर्स फंड में आ जाता है। बोरोड फंड ये आपका हो जाता है कि आप लोन ले रहे हो या बोरोइंग कर रहे हो। ठीक है, और तो मतलब ये बहुत ज्यादा कॉमन टाइप का है। बोरोड फंड्स हम लोग लेते नहीं, लोन ले लेते हैं बैंक से कि 12% इंटरेस्ट रेट पर एनएम। ठीक, तो वो चीजें यहाँ पे आपकी बोरोड फंड्स में आ जाती हैं, तो ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम होता है। अब तीसरा देखें, ऑन जनरेशन बेसिस सोर्सेज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन 2 टाइप के होते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंड होता है कि भाई ये सोर्सेज जो है इंस्टीट्यूशन के बाहर होते हैं, है ना, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं, जैसे सप्लायर हो गया, लेंडर हो गया, इन्वेस्टर हो गए। ठीक है, इंटरनल सोर्सेज हो गया आपका कि हमने फंड जो है इनसाइड द बिजनेस जनरेट किया। जो एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज तो नहीं कह सकते, मतलब जैसा भी छोटा मोटा फंड हम मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कर रहे हैं। ठीक है, रेज, वो आपका हो गया इंटरनल सोर्सेज। चलिए फिर अब अगले टॉपिक पे हम लोग जंप करते हैं फटाक से, और हमारा अगला टॉपिक है कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग क्या होता है ये सब हम जानेंगे, समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एंड सेलेक्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन देयर पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल विएबिलिटी। तो ये एक प्रोसेस है कैपिटल बजटिंग, इसमें हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट पे को इवेल्युएट करते हैं और उसको सेलेक्ट करते हैं कि हम क्या वो जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है जिसपे हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, क्या उसमें प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या उसकी फाइनेंशियल एबिलिटी है, भाई हमको दे पाएगा पैसा या नहीं। तो वो जो होता है वो कैपिटल बजटिंग एक प्रोसेस होता है। ठीक है, जिससे हम
किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक, चलिए आप देख लीजिए फेजेस इन द प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो हम लोग फेजेस देखेंगे, 6 फेजेस होते हैं और 6 फेजेस को हम लोग फटाक से समझ लेते हैं। पहला है हमारा प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज क्या हो गया? सेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। तो हमने क्या किया, गोल्स रखा, ऑब्जेक्टिव्स रखा उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए कि हमारे गोल्स क्या हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सबको डिफाइन किया, आइडेंटिफाई किया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अकॉर्डिंग टू योर प्लान कि भाई हम लोग किस प्लान में, मतलब हमारा ये प्लान है कि हम लॉन्ग टर्म में कितने लॉन्ग टर्म में करें, 5 साल 10 साल 15 साल, उस टाइप की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को देखा, कंपनी कौन सी ग्रोथ कर रही है तो उसमें हमने इन्वेस्टमेंट करने का सोचा, उस प्रोजेक्ट में हमने इन्वेस्टमेंट करने का सोचा कि ये हमेशा अच्छे काम करती है, चलो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, एनालिसिस फेज हो गया, इवैल्यूएट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स यूजिंग फाइनेंशियल टूल्स लाइक एनपीबी, आईआरआर, आरओआई। तो ये आपके फाइनेंशियल टूल्स हो जाते हैं। आरओआई होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं कि पहले इवैल्यूएट करोगे इस प्रोजेक्ट में कितना आएगा, कितना हमारा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी इसमें आ गई। असेस प्रोजेक्ट फीसिबिलिटी, क्या प्रोजेक्ट पॉसिबल है ये भी हम लोग देखते हैं, रिस्क देखते हैं, पोटेंशियल रिटर्न्स क्या हैं, ये सारी चीजें आपकी एनालिसिस फेज में आ जाती हैं। चलिए सिलेक्शन फेज, तो सेलेक्ट प्रोजेक्ट ऑन देयर अलाइनमेंट विद स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स एंड फाइनेंशियल फीसिबिलिटी। तो हमने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया कि भाई स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या फाइनेंशियली फीजिबल है। ठीक है, ये सारी चीजें की। प्रायोरिटाइज इन्वेस्टमेंट, अवेलेबल रिसोर्सेज एंड कंस्ट्रेंट, हमने इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटाइज किया, अवेलेबल रिसोर्स को देखा और कंस्ट्रेंट्स को देखा। ठीक है, फिर आप आगे देखेंगे तो फाइनेंसिंग फेज। फाइनेंसिंग पेज क्या हो जाता है कि अब हम पैसे लेंगे। डिटरमाइन फाइनेंसिंग मिक्स, इंटरनल और एक्सटर्नल फंडिंग ऑप्शंस, कि हम इंटरनली पैसा ले लेंगे, ओनर से पैसा ले लें या फिर एक्सटर्नल फंडिंग रेज करें, इसकी बात की गई है यहाँ पे। अगला है सिक्योर नेसेसरी फंड्स थ्रू सोर्सेस, इक्विटी हो गया, डेप्ट हो गया, आपको नेसेसरी फंड्स को सिक्योर करना है। ठीक है, आगे देखा तो इम्प्लीमेंटेशन फेज आ गया, एग्जीक्यूट चूज एन प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू अप्रूव प्लान्स, एलोकेट रिसोर्सेस, मैनेज प्रोजेक्ट टाइमलाइंस, ओवरसी कंस्ट्रक्शन और इम्प्लीमेंटेशन। रिव्यू फेज आ जाओ तो इवैल्यूएट प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस अगेंस्ट इनिशियल प्रोजेक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। फिर आप देखोगे कंडक्ट पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू, लर्न फॉर फ्यूचर। तो ये सारी चीजें हो गई, इनको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल ऑफ अ कंपनी दैट वॉन्ट्स टू ग्रो इट्स बिजनेस। तो एक कंपनी है, ठीक है, वो अपना बिजनेस ग्रो करना चाहती है, तो उस बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि क्या ये चीजें हो सकती हैं, मतलब कैसे उसमें वर्क करेंगी, कैसे। ठीक है, तो एक कंपनी है जो कि अपना बिजनेस ग्रो करना चाहती है। भाई उन्होंने कहा कि यार हमको ना मजा आ रहा है इन्वेस्टमेंट करने में, मतलब ये हमारी कंपनी बढ़िया चल रही है, चलो हम एक गोल रखते हैं। अब प्लानिंग फेज यहाँ से है, ठीक है, आप ध्यान से देखना, हमारा ये प्लानिंग फेज है। एक कंपनी है जो कि प्लान कर रही है कि भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हम अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो चलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपनी प्रोडक्शन को 50% जो है बढ़ाना चाहते हैं इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। ठीक है, 50% हम लोग इंक्रीज करेंगे अगले 2 साल में। ये इनका क्या हो गया, प्लानिंग फेज, प्लान कर लिए। अब आते हैं एनालिसिस फेज पे। तो कंपनी देख रही कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या हैं, मतलब कि हमें नई मशीन खरीदनी पड़ेगी या फैक्ट्री बड़ी करनी पड़ेगी। ठीक है, और कितना पैसा लगेगा और कितना हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं और कितना रिस्की है ये सारी चीजें हमने एनालाइज कर लिया यहाँ पे। ठीक है, कि मशीन क्या रहेगी और कितना रिस्क है, सारी चीजें हमने एनालाइज कर लिया। फिर हम कूदते हैं थर्ड फेज पे, जो कि क्या है हमारा सिलेक्शन फेज। तो सिलेक्शन फेज में क्या होता है कि हम सारे ऑप्शन को देख लिए ऊपर एनालाइज करके। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भाई अगर कंपनी को हमने बड़ा बना दिया, ठीक है, अगर हम कंपनी को बड़ा बना देंगे तो ये लॉन्ग टर्म प्लान में बेटर परफॉर्म करेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। तो क्या ये चीजें हम एनालाइज करते हैं और फिर सिलेक्शन फेज हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा प्लान सबसे बढ़िया है। ठीक है, उसको सिलेक्ट किया और उनको प्रायोरिटाइज किया कि किस में इन्वेस्टमेंट करें और किस में ज्यादा पोटेंशियल है ग्रोथ का, वो हमने किया। फिर हम आते हैं फाइनेंसिंग फेज पे। फाइनेंसिंग फेज क्या हो जाता है हमारा, या अब हम यहाँ पे पैसे लेंगे। कंपनी फिगर्स आउट कि भाई हाउ टू पे फॉर द प्रोजेक्ट, कैसे पे करेंगे प्रोजेक्ट के लिए, कि जो पैसा हमारे पास ऑलरेडी है उससे काम चल जाएगा या फिर हमें लोन लेना पड़ेगा बैंक से। ये सारी चीजें हम लोग फाइनेंसिंग फेज में देखते हैं। ठीक है, उसके बाद वो लोन भी लेते हैं और अपनी सेविंग्स को भी लगाते हैं।
एक नई फैक्ट्री को बनाने के लिए। तो फाइनेंसिंग फेज खत्म हुआ, आप कूदते हैं इम्प्लीमेंटेशन फेज पे। अगर इम्प्लीमेंटेशन फेज देखोगे तो क्या हो रहा है कि हमने जो कंपनी है वो स्टार्ट कर देती है एक नई फैक्ट्री को बनाना अकॉर्डिंग टू दियर प्लान। जो भी उन्होंने प्लान बनाया था उसके मुताबिक वो एक जो फैक्ट्री है उसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और जो भी शेड्यूल रहता है उनका सब कुछ उसको स्टार्ट करते हैं। वो कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को मैनेज करते हैं, और सब कुछ जो है मतलब एक हिसाब से देखते हैं कि सब कुछ जैसा हमने प्लान किया था वैसा चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो उसको मॉनिटर करते हैं और सही करते हैं। ठीक है, लास्ट फेज है हमारा रिव्यू फेज। रिव्यू फेज में क्या है, एक बार फैक्ट्री जब बन गई और चलने लगी तो अब कंपनी बार बार चेक करेगी कि क्या ये किस तरीके से काम कर रही है। जैसा हमने सोचा था प्लानिंग करते समय कि ये 50% हमने उसको बढ़ा देंगे, क्या ये वो कर पा रही है, क्या ये हमको प्रॉफिट दे पा रही है, इसको चलने दें या बंद कर दें, कहीं इसकी वजह से हमारा नुकसान तो नहीं हो रहा है। ये सब देखते हैं और वो तरीके ढूंढते हैं कि इसको कैसे बढ़िया कर सकते हैं और कैसे हम उससे सीख भी लेते हैं, रिव्यू से सीख भी लेते हैं कि हम ऐसे प्लान फ्यूचर में भी करें या ना करें। ठीक है, सक्सेसफुल हुआ तो मजा आएगा और अनसक्सेसफुल हुआ तो सजा। चले, तो ये खत्म होता है हमारा। अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है रिस्क। रिस्क क्या होता है? रिस्क, व्हाट इज रिस्क? रिस्क इज इक्वल टू इश्क। ठीक है, इश्क है तो रिस्क है, इश्क नहीं तो रिस्क नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनप्लान्ड इवेंट दैट में अफेक्ट वन और सम ऑफ प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स इफ इट अकर्स। तो रिस्क एक ऐसी चीज है, अनप्लान्ड इवेंट है, जो कि अगर आ गई तो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को अकर कर सकती है। जैसे अब आपने मान लीजिए, जैसे आप सट्टा नहीं होता है, सट्टा समझ लो, रिस्क प्रोबेबिलिटी वाला खेल है। अब मान लो आपने पैसा लगाया, ठीक है, कहीं पे, और आपने कहा कि या तो ये डूब जाएगा या तो ये उठ जाएगा, कुछ भी होता है, हेर फेर होता है और वो पैसा उठने लगता है, समझ रहे हो? तो ये हो गया आपका पॉजिटिव रिस्क, पॉजिटिव इफेक्ट। और मान लो अब पैसा डूबने लगा, ये हो गया नेगेटिव रिस्क। समझ रहे हो? जब आपने बिल्डिंग बनाई, ठीक है, बिल्डिंग बनाई तो अब मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा आगे तो वहां समझेंगे, अभी रुकिए। तो अभी पॉजिटिव रिस्क हो गया, पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, नेगेटिव रिस्क होगा तो नेगेटिव इफेक्ट आएगा। और कैन अफेक्ट एनीथिंग, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज। तो ये किसी भी चीज को अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल दूंगा मैं अभी जस्ट। देखो, अनसर्टेनिटी, लैक ऑफ कंप्लीट सर्टेनिटी, मतलब आपको कुछ भी नहीं पता है कि क्या होगा। अगला, आउटकम ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू इंटायरली अननोन, भाई क्या होगा ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। कैन नॉट बी मेजर्ड और कैस्ट, आप मेजर भी नहीं कर सकते, कैश भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, एक कंपनी है जो कि एक बिल्डिंग बना रही है, ठीक है, एक कंपनी है जो कि एक बिल्डिंग बना रही है। तो भाई वो बिल्डिंग बनाना शुरू करते हैं, बिल्डिंग बनाए, ईंटा वीटा रखे, सब बाकायदा लेबर वगैरह आए, अपना सब काम वाम करें, कि अचानक से बारिश होने लगती है और वो जो सीमेंट उमेंट सान के रखे थे सब बहने लगा। हमारे सामान भी बाहर पड़े हुए थे, सब नुकसान, उन पे पानी पड़ने लगा। तो वर्स वेदर कंडीशन क्या हो गया, नेगेटिव इंपैक्ट हो गया। ऑल्दो इसको आप कैसे हटा सकते हो, रिस्क को मैनेजमेंट करना है अगर, तो आप ऐसे वेदर में ना बनाओ, ऐसे वेदर को ना सेलेक्ट करो जब बारिश होती हो, है ना, अपने कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को। या फिर आप उनको ऑलरेडी कवर्ड एरिया में उसको यूज कर रहे हो कि अगर बारिश भी होती तो हमारा नुकसान ना हो। तो ये रिस्क मिटिगेट हो गया। अब देखो सेकंड, अब आप बिल्डिंग बना रहे हो भाई, एक मटेरियल मान लो सीमेंट है, कुछ भी है, जो कि बहुत महंगी है ना, और आपको बीच में पता लगता है भैया ये चीज कम यूज हो सकती है, या फिर ये वाला मटेरियल मिल गया है जो कि बहुत सस्ता है ना। आपने एक इनोवेटेड मटेरियल आपको मिल गया जो कि आपका कॉस्ट इफेक्टिव है। भाई कॉस्ट अभी तक जो आ रही थी उसका आधा पड़ने लगा, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव इंपैक्ट हो गया। अब बिल्डिंग बना रहे हैं तो आप देख रहे हो कॉस्ट, मतलब भाई ऐसा, मतलब कि इतना थोड़ा सा लो और एकदम मस्त बिल्डिंग। तो ये जो इनोवेटेड मटेरियल आपको मिल गया मिड ऑफ द प्रोजेक्ट, ये आपका पॉजिटिव इंपैक्ट हो गया। अब अनसर्टेनिटी की बात करते हैं। अनसर्टेनिटी होता है कि आपने जो भी सामान आप बाहर से ले रहे हो, मतलब एक सप्लायर है, आप उसको फोन करते हो, भैया हमको ये चाहिए, वो दे जाता है, भैया हमको ये चाहिए, वो दे। आपने उसकी हिस्ट्री चेक की, पास्ट में कैसा किया है, सप्लायर को सिलेक्ट करने से पहले एक नंबर हिस्ट्री, मतलब सब में टिक 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 ग्रीन टिक, मतलब कभी भी उसने डिफॉल्ट नहीं किया है। अब देख रहे हो आप उसको फोन कर रहे हो, फोन में नहीं उठा रहा है, काट दे रहा है, स्विच ऑफ कर दे रहा है। फिर फोन उठाया एकदम आखिरी में, अब बोल रहे भैया सामान का है, हमारा सामान लाओ, यहाँ पे काम रुका हुआ है। भैया हम सामान भेजबे नहीं करते, कौन है आप, हम आपको जानबे नहीं करते, ऐसा बोल दिया। या फिर बोला भैया हम नहीं दे पाएंगे, हमारे हाथ में नहीं है कुछ, हम नहीं कर पाएंगे, आप हमें माफ करिए।
अब क्या होगा। ये जो सिचुएशन होती है ये आपकी अनसर्टेनिटी है। क्यों भाई, हमने पास्ट में देखा कि भाई सब कुछ बढ़िया था, उस सप्लायर का रिकॉर्ड अच्छा है, उसने हमेशा अच्छा किया है, हमारे वाले में ही क्यों। जैसे होता नहीं, जैसे कहते हैं कि जब किस्मत की एक लाइन होती है कि सबकी जिंदगी में लक है, सबकी जिंदगी में, और जब हमारी बारी आई तो लक ही खत्म हो गया, है ना। ऐसी चीजें होती नहीं कि किस्मत किस्मत हमारे लिए किस्मत कुछ नहीं होती है, किस्मत एकदम झंड हो गई, है ना। उस सीन में अनसर्टेनिटी होता है, समझ गए अनसर्टेनिटी क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं डिफरेंसेस। तो रिस्क और अनसर्टेनिटी में डिफरेंस देख लो। प्रेडिक्ट पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर आउटकम्स, तो रिस्क में इतना है कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भाई क्या होगा आगे, है ना, या तो पॉजिटिव होगा तो निगेटिव होगा, ठीक, इससे ज्यादा नहीं। अनसर्टेनिटी में कैन नॉट प्रेडिक्ट। आप देखो रिस्क में आप पास्ट रिकॉर्ड्स को कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, उनमें आप देख सकते हो कि भाई ये चीज ऐसा हो गया तो आप ये हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, मगर इसमें नहीं कर सकते। मैनेज बाय सेवरल टूल्स एंड टेक्निक्स, जिनको आप टूल्स एंड टेक्निक्स से मैनेज कर सकते हो। कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एनी मीन्स, भाई अब सप्लायर नहीं दे रहा है, तुमने टूल्स लगा लिया पास्ट में, सब कुछ बढ़िया है, तो कौन सा टूल लगाओगे, आप कुछ भी नहीं में यहाँ पे कंट्रोल कर सकते। कैन बी मेजर्ड एंड क्वांटिफाइड, इसको मेजर कर सकते हो, रिस्क कितना हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, कितना फायदा हुआ है, ये चीजें कैन नॉट बी। अनसर्टेनिटी में कुछ भी हो सकता है, सप्लायर समन्वय ना दे, आपको कोई सप्लायर भी ना मिले, आपको डिफॉल्टर कर दिया जाए, आपको प्रोजेक्ट ना मिले, तो ये चीजें हो सकती हैं। प्रोबेबिलिटी कैन बी असाइन, तो आप इसको प्रोबेबिलिटी दे सकते हो, और इसको 50%, 60%, 70% कैन नॉट बी, ठीक है, इसको आप नहीं दे सकते। फॉर मोर रीड 4.14, मैं कहूंगा कि आप 4.14 एक बार देख लें, ठीक है। तो चलिए अब अगला देखते हैं। तो अगला क्या हमारा, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है, नाम से क्या लग रहा है कि रिस्क है, उसको हम लोग मैनेज करने वाले हैं। तो रिस्क के मैनेजमेंट को हम रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कह सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए तो अब आप यहाँ देखिए, आइडेंटिफाई द रिस्क, एनालाइज द रिस्क, आइडेंटिफाई द रिस्क, कैसे मैनेज करते हैं रिस्क को, वो यहाँ पे एक डायग्राम है, समझ लो, आराम से समझ लोगे। सबसे पहले क्या करोगे, आप आइडेंटिफाई करोगे रिस्क को, फिर एनालाइज करोगे, फिर इवेल्युएट करोगे भाई किस टाइप का रिस्क है, कितने नंबर का रिस्क है, और ट्रीट द रिस्क और मॉनिटर एंड रिव्यू द रिस्क। तो आई थिंक आगे एग्जाम्पल होगा एक, तो उस पर हम ज़्यादा अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो हमारे पास एग्जाम्पल महोदय आ गए हैं, है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, नॉर्मल सा एग्जाम्पल है। आइडेंटिफाई द रिस्क, भाई हमने मटेरियल डिलीवरी डिलेज को दे देखा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, सामान डिले में आएगा ना। हमने वेदर इशू देखा, भाई पानी बरस सकता है। उसके बाद क्या क्या डिजाइन चेंजेस, डिजाइन में कोई बदलाव आ सकते हैं। फिर हमने कहा लेबर शॉर्टेज, लेबर नहीं मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, यही होगा ना। इक्विपमेंट फेलियर, इक्विपमेंट फेल हो जाएगा ना। ये सारी चीज़ें हमने एनालाइज कर लिया, इतना हो सकता है ना, आइडेंटिफाई किया रिस्क को। फिर हमने एसेस रिस्क, हमने एसेस किया, अगर इवेलुएट इम्पैक्ट ऑफ ईच रिस्क ऑन प्रोजेक्ट टाइमलाइन कॉस्ट क्वालिटी, भाई अगर लेबर नहीं मिला तो कॉस्ट पे क्या फर्क आएगी, कॉस्ट नहीं क्वालिटी पे क्या फर्क आएगी, भाई टाइमलाइन, भाई इतने टाइम में हमने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए सोचा है, अगर लेबर नहीं मिला तो कब होगा, ठीक है, कितने लेबर एक्स्ट्रा लगेंगे, कॉस्ट ये हो गया। अगर मान लो वेदर इशू हो गया और सामान बर्बाद हो गया तो कॉस्ट कितना लगेगा, डिजाइन चेंजेस हो गई तो कॉस्ट कितना लगेगा, ये सारी चीजें क्वालिटी के ऊपर हमने फोकस किया। तो ये हमने रिस्क को एसेस कर लिया। फिर आगे बढ़े तो एनालाइज किया रिस्क को। एनालाइज कैसे किया, अंडरस्टैंड कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ रिस्क, हमने कॉजेस पता किए, कॉन्सिक्वेंसेस पता किए रिस्क के, हमने फैक्टर्स कंसीडर किए, अनरिलायबल सप्लायर्स, इनएडिक्वेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हमने ये सारे एनालाइज किया, ठीक है। प्लान रिस्क रिस्पॉन्सेस, हमने प्लान किया कैसे, डेवलप स्ट्रेटजीज टू एड्रेस ईच रिस्क, जो भी रिस्क है, मान लो अगर लेबर कम पड़ गए तो हम क्या करेंगे उस टाइम पे, कॉस्ट कम पड़ गया तो हम क्या करेंगे, वो चीजें हमने प्लान की। बैकअप प्लान बनाया मटेरियल डिलीवरी के लिए, भाई अगर ये यहाँ से सामान हमने मंगाया, सप्लायर ने मना कर दिया, हम दूसरे वाले से मंगा लेंगे, बात खत्म, ठीक है। इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स इन डिजाइन प्रोसेस, हमने स्टेक होल्डर्स को बताया कि आइए देखिए आप ये काम हो रहा है, तो उन्होंने भी कंडक्टिंग रेगुलर रिव्यू, तो रेगुलर रिव्यू जो हम कंडक्ट कर सकते हैं, उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस जाएगा स्टेक होल्डर्स की, भाई यहाँ काम हो रहा है, ठीक है। मॉनिटर एंड कंट्रोल रिस्क, तो अब ये फाइनल स्टेज है, हम क्या करें, कंटिन्यूअसली ट्रैक कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं रिस्क को, उनकी इफेक्टिवनेस को असेस कर रहे हैं, और नेसेसरी एडजस्टमेंट टू कीप प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक, तो हम बीच बीच में जो भी सामान हमें लग रहा है प्रोजेक्ट को सही टाइमलाइन पे खत्म करने के लिए, सही कॉस्ट पे, ठीक है, तो उन चीज़ों के लिए हम जो जो कर रहे हैं वो हमारा इसमें आ जाएगा। चलिए फिर आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको।
अगला देखते हैं जो कि हमारा है प्रोजेक्ट रिस्क एनालिसिस। तो प्रोजेक्ट रिस्क एनालिसिस क्या होती है? इवेल्युएशन एंड असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट पोटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विथ अ प्रोजेक्ट। वही सेम चीज़ है जो आपने पास्ट में पढ़ा है कि हम इवेल्युएट कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं उन रिस्क को जो कि एक प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, टू अंडरस्टैंड देयर इम्पैक्ट एंड लाइकलीहुड। उनके इम्पैक्ट को हम समझेंगे, उनके लाइकलीहुड को हम लोग समझेंगे। ठीक है, टेक्निक्स कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं प्रोजेक्ट रिस्क को एनालाइज करने के लिए? ब्रेक इवन एनालिसिस होती है, सेंसिटिव एनालिसिस होती है, डिसीजन ट्री एनालिसिस होती है, मॉन्टे कार्लो एनालिसिस होती है, गेम थ्योरी होती है। इनके नाम याद रखना एक दो, ठीक है। अगर टाइम हो तो एक बार पढ़ लो, ऐसे तो कुछ खास नहीं है बट पढ़ लो, ठीक है। आगे देखते हैं तो हमको मिलेगा टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क। भाई कितने टाइप की प्रोजेक्ट रिस्क होती हैं? पहला है प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिस्क। प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिस्क क्या है? पोटेंशियल फॉर अ प्रोजेक्ट नॉट टू बी कंप्लीटेड विद इन डिफाइंड टाइम फ्रेम। तो जो हमने टाइम डिसाइड किया है कितने टाइम में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कंप्लीट ना हो, तो वो होता है प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिस्क। फिर आप देखोगे रिजल्टिंग इन डिलेज, डिले हो जा रहा है, इंक्रीज्ड कॉस्ट, दाम बढ़ रहा है, अब डिले होगा तो लेबर ज़्यादा लगेंगे, है ना, वो चीज़ें हो गई। प्रोजेक्ट फेलियर, प्रोजेक्ट फेलियर क्या है? ये चीज़ें हमारी प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिस्क के अंदर आ जाती हैं। अगला देखते हैं तो रिसोर्स रिस्क, पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट और अनअवेलेबल रिसोर्सेस। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रिसोर्सेस हैं, जैसे मैन पावर हो गया, इक्विपमेंट हो गया, फंडिंग हो गई, अगर ये चीज़ें ना रही तो जो रिस्क आता है वो होता है रिसोर्स रिस्क। अगला देखें तो प्राइस रिस्क। प्राइस रिस्क क्या होता है? जो पैसा है, अनसर्टेनिटी ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन मटेरियल्स। भाई जब हमने प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट किया था तब बहुत सस्ता था, और जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया सब लोग दाम ही बढ़ा दिए उस चीज़ का। तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। मटेरियल्स के दाम बढ़ गए, रिसोर्सेज के दाम बढ़ गए, सर्विसेज, लेबर वाले आके कह रहे हैं कि हम तो 6,000 रुपये लेंगे दिहाड़ी, तो वो चीज़ें यहाँ पे हो गई। पोटेंशियली इम्पैक्टिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये हमारे प्रोजेक्ट कॉस्ट को बहुत गंदी तरीके से इम्पैक्ट करता है, और साथ ही साथ प्रॉफिट का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं बचेगा। चलिए टेक्नोलॉजी रिस्क देखते हैं। टेक्नोलॉजी रिस्क क्या होता है? द पोटेंशियल फॉर चैलेंजेस और फेलियर्स विथ adoption, implementation, performance of new technology affecting project outcomes। नाम से क्या लगता है? टेक्नोलॉजी का फेलियर हो जाना, ठीक है, सही से काम ना करना, परफॉर्मेंस अच्छी ना आना मशीनरीज की, वो हो जाता है टेक्नोलॉजी रिस्क। जो भी हमने टेक्नोलॉजी लगाई फेल हो गई तो हमारा वो कहलाएगा टेक्नोलॉजी रिस्क। अगला देखें इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो ये क्या हो रहा है? पॉलिटिकल रिस्क देख लेते हैं इससे पहले। इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल फैक्टर्स सच एज पॉलिसी चेंजेस, रेगुलेशंस, इंस्टेबिलिटी दैट में डिसरप्ट प्रोजेक्ट ऑपरेशन और क्रिएट अनफेवरेबल कंडीशंस। मतलब पॉलिटिकल रिस्क हो गया, जैसे होता नहीं कि किसी की गवर्नमेंट में तुमको टेंडर मिला, प्रोजेक्ट का गवर्नमेंट ही बदल गई, ठीक है, तो अब वो तुमसे छीन लिया गया, वो जिनका आदमी होगा उसको दे दिए वो। तो ये चीज़ें आपकी इसमें आ गई पॉलिटिकल रिस्क में। आपने कोई चीज़, कोई बिजनेस स्टार्ट किया और वो पता चला कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, ये नहीं हो सकता अब, ठीक है, तो वो चीज़ें आपकी हो जाती हैं पॉलिटिकल रिस्क में। फिर आप देखो इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या हो गया? एक्सपोजर ऑफ फ्लक्चुएशन इन इंटरेस्ट रेट्स इम्पैक्ट्स। इसमें समझो कि अगर आपने किसी से इंटरेस्ट लिया है, सॉरी मतलब क्या लिया है, फंडिंग ली है, पैसे लिए हैं कुछ, और वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे कि भाई 1 साल तक हम तुम्हारा 10-12% पे ले लेंगे, मगर 1 साल से जैसे भी लेट हुआ हम 15-20%, 25% कर देंगे, जस्ट डबल। तो ये क्या करेगा? इम्पैक्ट्स प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कॉस्ट, पूरी फाइनेंसिंग कॉस्ट को इम्पैक्ट करेगा। लोन के रिपेमेंट को पता चला वो जितना पैसा लिया नहीं है उससे ज़्यादा वो इंटरेस्ट चुका रहा है, ठीक है, ओवरऑल फाइनेंशियल फिजिबिलिटी हो गई इसमें, ठीक है। एक्सचेंज रेट रिस्क क्या होता है? एक्सचेंज रेट रिस्क हो गया कि भाई आपका बिजनेस थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे डील कर रहा है, तो वहाँ पे जो पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजेस इन करेंसी एक्सचेंज रेट्स, अगर मान लो पैसे की कोई लिमिट लग गई कि इतना ही एक दिन में एक्सचेंज होगा या एक्सचेंज ही नहीं होगा, लीडिंग टू वेरिएशन इन प्रोजेक्ट कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। तो ये चीज़ें आपकी हो गई। आपका मान लो दुबई में कोई बिजनेस है, ठीक है, इंडिया में रहते हो आप, और पता चला दुबई वाले बोल रहे हैं आप कुछ नहीं होगा, तुम्हारा पैसा वैसा कुछ नहीं चेंज होगा,
अब जो है बिजनेस ठप करो अपना, ठीक है। तो करेंसी एक्सचेंज रेट्स अगर लिमिट लगा दिए तो भी नुकसान होता है, तो वो चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। चलिए फिर अगले टॉपिक की ओर प्रस्थान करते हैं, और अगला टॉपिक हमारा है इनकम स्टेटमेंट्स। तो इनकम स्टेटमेंट्स क्या होता है? इट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट समराइजेस अ कंपनीज रेवेन्यू, expenses, net income over a specific period, providing an overview of its profitability। तो भाई साहब आपको हम बता दें, आगे के जितने टॉपिक्स आने वाले हैं सब लगभग सेम है, ठीक है, क्योंकि उनमें यही बात होगी। ये इनकम स्टेटमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ये, जो कि ये समराइज करता है कि भाई कंपनी के रेवेन्यू कितना है, कितना कमा रही है, कितना उड़ा रही है, और नेट कितना बच रहा है एक टाइम पीरियड पे, है ना, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, प्रोवाइडिंग एन ओवरव्यू ऑफ इट्स प्रॉफिटेबिलिटी, जो कि हमें प्रोवाइड कर रहा है क्या, कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। भाई हम सारी चीज़ें एनालाइज किए, कितना आ रहा है पैसा, कितना जा रहा है, कितना बच रहा है, कितना कमा रहा है, तो हमने उससे निकाला एक अंदाजा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब इनकम स्टेटमेंट कंपोनेंट देख लो, इसके अंदर क्या क्या आते हैं? रेवेन्यू आता है। रेवेन्यू होता है इनकम जनरेटेड फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आपने जो भी सेल्स की गुड्स या सर्विसेज की, तो जो पैसा आता है, जो इनकम आती है, वो आपका रेवेन्यू कहलाता है, ठीक है। COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज, तो ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट होती है किसी भी गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया? रेवेन्यू, जो कि आपका ऊपर है, माइनस COGS, ठीक है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हो गया? कॉस्ट इनकर टू ऑपरेट बिजनेस, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो जो पैसा लग रहा है एक प्रोसेस को चलाने के लिए, वो हो जाता है। ऑपरेटिंग इनकम क्या हो गई? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। इनको सबको याद कर लें, 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, देख लेना एक बारी, ठीक है। अदर इनकम और एक्सपेंसेस क्या हो गया? एडिशनल रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस आउटसाइड ऑफ कोर ऑपरेशंस, तो जो कि कोर ऑपरेशंस मैन्युफैक्चरिंग से थोड़ा सा अलग हो गए, या कुछ भी जो ऑपरेशंस में लग रहे हैं बाहर के, उनको हम लोग कहते हैं अदर इनकम और एक्सपेंसेस। 7वां पॉइंट हमारा नेट इनकम। तो नेट इनकम होता है फाइनल प्रॉफिट माइनस, नेट इनकम होता है फाइनल प्रॉफिट कहते हैं नेट इनकम को, और ये होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑल एक्सपेंसेस। तो जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, उससे हम सारे एक्सपेंसेस को जब माइनस कर देंगे, तब हमको मिलेगा हमारा प्यारा दुलारा प्रॉफिट। चलिए इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। भाई इनकम स्टेटमेंट से क्या पता चलता है? हमें परफॉर्मेंस पता चलती है कि कितना कंपनी में प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है, कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंस को प्लान कर सकते हैं कि इस साल इतना मुनाफा था, इस साल ऐसा हमने किया, तो अगली साल हमें कैसा करना चाहिए। थर्ड है डिसीजन मेकिंग। हम अपने डिसीजन ले पाएंगे ईजिली कि कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करें जिससे हमारा इनकम स्टेटमेंट बढ़िया रहे। फिर आप देखो, एक क्वेश्चन देख लेना 4.24, एक बार पढ़ लो, ठीक है, कंटेंट मिल जाएगा और थोड़ा सा आपको, बाकी और कुछ नहीं, आपको हमने समझा दिया है। अगला टॉपिक जो कि हमारा 9th नंबर है, और वो है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, DPR, ठीक है। DPR की बात करेंगे तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जो कि ये आउटलाइन करता है कि भाई क्या चीज़ कहाँ पे लाई कर रही है, कि एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट क्या क्या है, भाई बेसिक चीज़ें क्या क्या हैं, ठीक है, वो आपके डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में देखने को मिलेंगी, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप, मैथडोलॉजी, रिसोर्सेस, टाइमलाइन, कॉस्ट एंड रिस्क। तो ये एक हिसाब से पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होती है, इसमें ऑब्जेक्टिव से ले करके मुनाफा तक बात की जाए, वो होती है हमारी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर। रिस्क वगैरह सब कुछ आ जाता है। DPR, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सर्व्स एज रेफरेंस गाइड फॉर स्टेक होल्डर्स एंड हेल्प्स इन असेसिंग प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी। तो जो स्टेक होल्डर्स रहते हैं वो भी इस चीज़ को देखते हैं, एनालाइज करते हैं भाई कि यहाँ पे मतलब वो भी प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी को चेक करते हैं, भाई प्रोजेक्ट पॉसिबल होगा। ये जो इन्होंने हमने DPR हमारे हाथ में है, इसमें जो हमको दिख रहा है कि प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जब ये ऐसा वेदर कंडीशन है, ऐसा हम लोग यहाँ पे लगा ही नहीं पाएंगे, तो DPR में ये मेंशन है, ठीक है। अगला क्या है? ऑब्टेनिंग अप्रूवल्स, जिसमें अप्रूवल्स ऑब्टेन करना भी मेंशन रहता है। एलोकेटिंग रिसोर्सेज, कौन सी रिसोर्सेज कहाँ पे एलोकेट होगी। अगला है एंड इंश्योरिंग प्रोजेक्ट सक्सेस। तो सारी चीज़ें आपकी DPR में मेंशन होती हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा कंटेंट क्या क्या होता है। अभी तो हमने बात की है थोड़ा मोड़ा। अब देखो, ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन होती है।
एक्सपीरियंस एंड स्किल ऑफ पीपल इन प्रमोशन ऑफ अ प्रोजेक्ट, तो उसमें रोल्स भी लिखे होते हैं लोगों के, भाई कौन क्या काम करेगा, ठीक है। अगला है डिटेल्स ऑफ प्रैक्टिकल रिजल्ट्स, जो भी प्रैक्टिकल आउटकम्स होंगे उनके बारे में लिखा होगा। प्रोजेक्ट फाइनेंस एंड सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, प्रोजेक्ट के फाइनेंस के बारे में लिखा होगा और सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग के बारे में लिखा होगा। गवर्नमेंट अप्रूवल, गवर्नमेंट के अप्रूवल के बारे में लिखा होगा, ठीक है। जो चीज़ें होती हैं रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपके डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, ठीक है। नाम से क्या लग रहा है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट की डिटेल जो होती है वो उसमें मिलेगी हमें। इंपॉर्टेंस देख लें तो इंपॉर्टेंस है कि मैनेजिंग द बजट, बजट को मैनेज करने के लिए, मिनिमाइजिंग रिस्क, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस फॉलो अप, ये चीज़ें हो गई, हैंड ओवर द प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं इंपॉर्टेंस में। सो अब लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग क्या होता है? तो फाइनेंशियल स्ट्रेटजी फॉर सिक्योरिंग फंड्स फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग नाम से क्या लग रहा है? प्रोजेक्ट के लिए पैसा इकट्ठा करना। तो फाइनेंशियल स्ट्रेटजी फॉर सिक्योरिंग फंड्स, पैसों को सिक्योर करना फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट के लिए। रिलाइज ऑन प्रोजेक्ट कैश फ्लो एंड असेट्स एज कोलैटरल ऑफन विथ लिमिटेड और नॉन रिसोर्सेज टू प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम प्रोजेक्ट के कैश फ्लो पे डिपेंड होते हैं, साथ ही साथ हम अपनी कंपनी को गिरवी रख देते हैं, ठीक है। जो भी स्पॉन्सर्स रहते हैं, स्पॉन्सर करेंगे, जो भी फंडिंग वंडिंग देते हैं उनके हम कहते हैं कि आप अगर हम नहीं चुका पाए तो इतना इक्विटी आपका, कंपनी आपकी, ऐसे वैसे कोलैटरल के तौर पे हम लोग कंपनी को रख देते हैं। थर्ड हमारा वेरियस टाइप्स ऑफ स्पॉन्सर्स इन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। तो कौन कौन से टाइप, जैसे इंडस्ट्रियल स्पॉन्सर हो गया, पब्लिक स्पॉन्सर हो गया, कॉन्ट्रेक्चुअल स्पॉन्सर हो गया, फाइनेंशियल स्पॉन्सर हो गया। तो ये चीज़ें आपकी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में आ जाती हैं। चलिए फिर अब स्टेजेस देख लेते हैं। स्टेजेस अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें मिलेगा पहला प्री फाइनेंसिंग स्टेज, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक बार देख के जाना। तो प्री फाइनेंसिंग स्टेज में क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्लान, ये सारे पॉइंट्स हैं सर, ठीक है। मैं इनको ना समझा कि इनको आप पढ़ लेना, आपके लिए हैं, ठीक है। मैं इनको समझाता हूँ आपको एक एग्जांपल के साथ। तो एक कंपनी है हमारी सोलर पावर प्लांट की, ठीक है। उसमें हमने क्या किया, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्लान है। हमने देखा कि भाई आने वाले टाइम में एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। छोटे बच्चे भी आजकल एसी में रहना पसंद करते हैं, पैदा हुए नहीं कि एसी देखना उनको अच्छा लगता है। तो उनके लिए हमने सोचा कि भाई डिमांड तो बढ़नी है, ठीक है। तो हमने कहा कि एक सोलर पावर प्लांट को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने सेकेंड हमारा रिकॉग्नाइजेशन एंड मिनिमाइजिंग द रिस्क, हमने रिस्क असेसमेंट किया। रिस्क असेसमेंट मतलब कि हमने पता किया भाई कहाँ पे लग सकता है, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड कहाँ है ना, रेगुलेटरी चेंजेस क्या हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन डिले, अगर टाइम लग गया, डिले हो गया बनाने में, फिर मार्केट अनसर्टेनिटी क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में डिमांड ही खत्म हो जाए उस चीज़ की, ठीक है। तो हमने ये देखा। फिर हमने थर्ड देखा चेकिंग प्रोजेक्ट फीसिबिलिटी, हमने प्रोजेक्ट का फीसिबिलिटी चेक किया कि क्या ये पॉसिबल है टेक्निकली क्या सोलर पावर प्लांट बनाना पॉसिबल होगा इस नीड को मीट करने के लिए, ठीक है, इस नीड को मीट करने के लिए, ठीक है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या क्या होंगे, नुकसान क्या पहुंचेगा, फायदा क्या होगा लोगों को, ये सारी चीज़ें हमने चेक किया। इकोनॉमिकली फीसिबिलिटी, ये तीनों फीसिबिलिटी हमने चेक कर ली। फिर हम जंप करेंगे अगले स्टेज पे जो कि हमारा फाइनेंसिंग स्टेज। अब हम अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंसेस पे जाते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, डेवलप्स फाइनेंशियल प्लान, हमने प्लान बनाया कि प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना आएगा, लैंड कितनी लगेगी, इक्विपमेंट क्या क्या लगेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लगेगा, और डेप्ट के बारे में देखा कि इक्विटी और डेप्ट लेंगे या इक्विटी करेंगे, एक्सप्लोर किया हमने, ठीक है। फिर हमारा लोन और इक्विटी नेगोशिएशन, अब हमने प्लान बना लिया, हमने नेगोशिएट किया विद पोटेंशियल लेंडर फॉर फंड्स। जो फंड्स वाले हैं उन्होंने कहा कि हम आपको 10 लाख रुपए देंगे 12% एनम पे 2 साल के लिए। हमने कहा 10 लाख चाहिए हमें 8% पे 2 साल के लिए। तो अब हम वो एक दे रहे हैं हमको, हम उनको एक दे रहे हैं। फिर वो बोलते हैं चलो अच्छा 10 लाख 11% 2 साल, नहीं 10 लाख 9% 2 साल के लिए। तो अब यहाँ पे जो हो रहा है ना नेगोशिएशन, यही हो जाता है आपका। अब वो मान जाएगा या तो आप मान जाओगे, ठीक है, अपना सोच समझ के। फिर डिस्कशन ऑन लोन टर्म्स,
आप और जो भी लोन दे रहा है आपको उससे बैठ के बात कर रहे हो कि भाई लोन हम इतने टाइम में चुकाएंगे, ऐसा ऐसा है। इंटरेस्ट रेट के बारे में बात किया, रिपेमेंट के बारे में बात किया, इक्विटी ओनरशिप के बारे में बात किया। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ गई इसमें। डॉक्यूमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन, आपने लीगल एग्रीमेंट साइन किया, लिखित में लिया कि हम इतना ही पैसा लेंगे, डॉक्यूमेंट तैयार किया, लोन एग्रीमेंट किया और कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें आपकी डॉक्यूमेंट एंड वेरिफिकेशन में आ गई। नेक्स्ट हमारा है पेमेंट। पेमेंट में क्या है, वेरिफिकेशन कंप्लीट। जब एक बार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया तब फंड्स गिवन टू कंपनी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ये जब ऊपर वाली प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तब पैसा जो है कंपनी को दिया जाता है कि अब आप शुरू कर सकते हैं अपना काम। अब भाई हमने शुरू किया और पोस्ट फाइनेंसिंग स्टेज पे आ गए। पोस्ट फाइनेंसिंग स्टेज में देखो क्या हो रहा है, कंपनी मॉनिटर्स प्रोग्रेस कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस अब बनना शुरू हो गया। ठीक है, तो उसमें हम मॉनिटर कर रहे हैं प्रोग्रेस क्या है, कॉस्ट क्या है, परफॉर्मेंस कैसी है, सब कुछ चेक किया। फिर आफ्टर कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन द प्रोजेक्ट इज कंसीडर्ड कंप्लीट। तो एक बार जब बन गया, बन के जब चलने लगा तो हमारा प्रोजेक्ट हो गया कंप्लीट। सोलर पैनल को हमने बना लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया, कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमने देखा कि वो लाइट भी जो है जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा प्रोजेक्ट क्लोजर का समय आ गया और हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो गया। लास्ट हमारा लोन रिपेमेंट। अब भाई प्रोजेक्ट बन गया, बिजली प्रोवाइड कर रहा है, हमने पैसा लेना शुरू किया, सबसे चार्जेस शुरू किए कि अब आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, और फिर हमने पे करना स्टार्ट किया लोन को। कंपनी स्टार्ट रिपेइंग लोन एज ऑन एग्रीमेंट, जैसा एग्रीमेंट पे होता है उसको रीपे करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट आप देखोगे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स ओवर स्पेसिफिक पीरियड्स। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट था, जो इंटरेस्ट था, सब कुछ पे करके काम खत्म करेगी और अपनी कंपनी अपने हाथ करेगी। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के स्टेजेस हो गए। चलिए लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, और मैं कहूँगा इसको और पढ़िएगा, फंड फ्लो, ये आप एक बार क्वांटम से देख लेना। चलिए बात करते हैं। पहला है इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या है, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। दैट ट्रैक्स द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कैश का हो रहा है, वहाँ पे फंड का हो रहा है, और कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंस फाइनेंशियल एनालिसिस करता है, कैश फ्लो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ये सारी चीजें हो गई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है आपका, शोइंग चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इंपॉर्टेंस है कैश मैनेजमेंट, फाइनेंशियल हेल्थ, डिसीजन मेकिंग, फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, रीड 4.29। थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर आपने कोई सामान खरीद लिया, कोई मशीनरी खरीद ली, तो जो अब वहां पे जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होगा उसमें आप ये भी काउंट करोगे और जो पैसा है आपके पास उसको भी काउंट करोगे। वेयर एज कैश फ्लो में आओगे तो जो पैसा कंपनी में आ रहा है, जा रहा है, कैश की बात हो रही, कोई सामान वामान नहीं। ठीक है, कोई सामान नहीं, ओनली कैश की बात जो होती है वो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। फंड में आपका कैश प्लस सामान भी आ सकते हैं, फंड्स भी आ सकते हैं, जो भी आपके लॉसेस हो गए, मतलब एक हिसाब से जो भी फंड्स हो गए, ठीक है, उनकी बात हो रही है। तो यही एक बेसिक सा अंतर होता है। 4.29 जब आप पढ़ लोगे तो आपका और क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी यूनिट नंबर 4 यहीं पे ख़त्म होती है। सो आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्त के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हो तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, चलिए हम आपसे मिलेंगे यूनिट नंबर 5 की वीडियो में जल्द ही। और नोट्स मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे आ जाओ @smart engineer बाबू, बातें साथी करेंगे वहाँ पे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।